Hey guys, I welcome you all to GSN Law। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम कवर करेंगे हायर एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में से क्या बेटर है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वैसे तो हम इन सभी लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो पूरे देश की जनता को कवर करता है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को कवर करें जो कि पॉलिटी से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब पार्ट 1 में हमने स्कूल एजुकेशन को कवर किया था और साथ ही साथ ये भी समझा था कि कैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। इसका अर्थ है कि किसी एक देश में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं किसी कोर्स में एनरोल करने के लिए, उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने एक्चुअली में अपने आप को एनरोल किया है। अगर हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th पास कर लिया है वो लोग हायर एजुकेशन में जाने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन बहुत सी कारणों की वजह से ये सारे लोग एनरोल नहीं कर पाते हैं हायर एजुकेशन में। तो उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से जितने लोग हायर एजुकेशन में एनरोल होते हैं वो इस रेशियो के न्यूमरेटर में आ जाते हैं, और फिर इसको हम इनटू 100 कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। अब पिछले साल ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के हिसाब से इंडिया का करंट GER 26.3% है, और यहाँ पर सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक इसको 50% कर दिया जाए, और इसके लिए 3.5 करोड़ सीट्स ऐड की जाएंगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अब देखिए, एक प्रपोजल काफी अच्छा है कि जितने भी यूजी कोर्सेज होंगे वो 3 या फिर 4 साल के होंगे और उनमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी भी हायर एजुकेशन कोर्स में एनरोल्ड हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट होने पर आपको एक एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल के बाद आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। जबकि यदि आप 4 साल पूरा करते हैं तो आपको बैचलर्स विद रिसर्च दिया जाएगा। अब देखिए, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो इस चीज का आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया होगा या फिर आपके किसी मित्र ने इस चीज का बेनिफिट उठाया होगा, क्योंकि हमारे देश में कई सारे लॉ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आप 5 साल के कोर्स में एनरोल करवाइए अपने आप को, और अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया तो जो लॉ के साथ वाला कोर्स था यानी कि BA, BBA, BCom, इसकी डिग्री आपको मिल जाती है अगर आप 3 साल के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं होता है, और इस एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि देखिए हर लैंग्वेज का अपना एक अलग लिटरेचर होता है। अब यहाँ पर लिटरेचर से मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स किसी भी लैंग्वेज के लिटरेचर में कवर होते हैं, और ऐसे हर लिटरेचर की अपनी एक इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, बिकॉज आपको भी पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, और अभी तक इंडिया में जितने भी लिटरेरी वर्क्स लिखे गए हैं उन सबको यदि ट्रांसलेट करके अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाए तो हमारे पास इनफाइनाइट सोर्सेज हो जाएंगे किसी एक इंफॉर्मेशन पे रिसर्च करने के लिए। और भारत के इतिहास को ध्यान में रखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे पाली, पर्शियन और प्राकृत के लिए, और साथ ही साथ संस्कृत को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं ज्यादातर संस्कृत से ही ओरिजिनेटेड हैं। और आपने इस चीज का उदाहरण अपने बंगाली, गुजराती या मराठी फ्रेंड्स में जरूर देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी शब्द का इस्तेमाल हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, उसी तरह से बांग्ला भाषा में जल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल बनता है कि इससे फायदा क्या होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा हमको इंट्रा कंट्री एम्प्लॉयमेंट में होगा, यानी कि एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में भी एम्प्लॉयबल होगा, और लोकल जनता के साथ उसका एक लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसमें डिजिटली आपके सारे एकेडमिक क्रेडिट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जब आपको फाइनल डिग्री मिलेगी तब उन सारे क्रेडिट्स को काउंट किया जाएगा।
फिर यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्यों जरूरी है? देखिए, हम सबने सुना है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी कि किसी चीज को इनोवेट करने के लिए आपके पास एक सोल्यूशन होना चाहिए किसी प्रॉब्लम का जिसको आज तक सॉल्व नहीं किया गया है। और यदि आप अलग अलग डिसिप्लिन्स में पढ़ाई करते हैं तो आपके पास काफी यूनिक सोल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम्स के लिए, और इसी के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी जो कि आईआईटीज और आईआईएम्स के तर्ज पे बनेंगी। इसके अलावा रिसर्च को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी जो कि एक सिंगल एपेक्स बॉडी होगी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। यानी कि कुल मिला के आपको ये मान के चलना है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया आगे भी आपकी हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अब ये HECI में 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज होंगी, एक रेगुलेशन के लिए, एक स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, एक फंडिंग के लिए और एक एक्रेडिटेशन के लिए। इन सभी का आप नाम एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ HECI के पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पीनलाइज करने की भी पावर होगी यदि वो किसी भी तरीके के कंप्लायंस को कंफर्म नहीं करते हैं। अब देखिए, अगले 15 साल में जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उनको ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी। आसान भाषा में बस इतना समझिए कि कॉलेजेस अब डिग्री कॉलेजेस हो जाएंगे और जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटीज हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को 15 साल के दौरान फेज्ड मैनर में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी कोई कॉलेज है, उसको आपने डिग्री कॉलेज बना दिया, 6-7 साल बाद आपने उसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बना दिया, फिर अगले 5-6 साल में आपने उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। तो इस पूरे पॉइंट में इसी चीज की बात की गई है। अब हम बात करेंगे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की। अब देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में जिस तरीके से भारत का इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन या फिर हम कहें डिस्टेंस लर्निंग का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है अगर 2035 तक हम अपने GER को 50% करना चाहते हैं। इसमें आप MOOC का फुल फॉर्म जान लीजिए। MOOC का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और असाइनमेंट सबमिशन की भी सुविधा होती है। लेकिन इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल एजुकेशन इसमें नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स की कोई भी लिमिट नहीं होती, यानी कि जितने लोग चाहें उतने लोग इसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और ये चीज स्किल इंडिया के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। हाउएवर, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन को रेगुलेट करना काफी मुश्किल है। तो इस वजह से सरकार यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के रिकॉग्निशन का मैकेनिज्म बनाएगी। क्योंकि देखिए, हमारे देश में बहुत सारे बीहड़ इलाके ऐसे हैं जहां पर इन पर्सन एजुकेशन नहीं पहुंचाई जा सकती, वहां पर डिस्टेंस लर्निंग काफी ज्यादा काम आएगी। और जो सिचुएशन हमारे ग्रैंडफादर की जनरेशन ने फेस की थी कि उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था अपने स्कूल जाने के लिए, वो चीज हमारे आने वाली जनरेशन को फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा MHRD के अंडर एक अलग से यूनिट बनेगी ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एस्टैब्लिश किया जाएगा जहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पे आइडियाज का एक्सचेंज होगा। और लास्टली, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा एजुकेशन के हर लेवल पे ताकि एजुकेशन एक्सेसिबल हो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को भी। अब ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन की डिबेट में चलने से पहले मैं आपको इस पॉइंट पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। आज के समय में एक डिसेंट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आपको एटलीस्ट 10 से 15 हजार रुपए उनकी एडमिशन फीस सबमिट करनी होती है और साथ ही साथ हर महीने की फीस एटलीस्ट 2000 रुपीज होती है। अब ये मैं प्राइमरी एजुकेशन में एक स्कूल की बात कर रहा हूँ जिसमें आप प्राइवेट स्कूल्स को ही काउंट करेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है। अब इसको आप कंपेयर करिए ऑनलाइन एजुकेशन से। अगर आप एक डिसेंट स्मार्टफोन की कॉस्ट को एडमिशन फीस मान लेते हैं तो 5000 रुपए आपके खर्च होंगे डिवाइस को लेने में। दूसरी तरफ 500 रुपए में आप 3 महीने का रिचार्ज करा लेंगे। और यहाँ पे यूट्यूब की तो बात अलग है, लेकिन आप यदि गवर्नमेंट के पोर्टल्स को ही एक्सेस करते हैं पढ़ाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्वयं प्रभा,
दीक्षा पोर्टल एटसेट्रा, तो भी आपकी कॉस्ट काफी कम आएगी। हाउएवर, इस एजुकेशन का कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो में। अब हम कंपेयर करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन को। सबसे पहले हमारा पॉइंट है रीच, यानी कि कितने लोगों तक एजुकेशन पहुंच रही है। तो इस मामले में ऑनलाइन एजुकेशन काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि अगर आपने एक बार एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल दी तो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अवेलेबल होती है। दूसरी तरफ ऑफलाइन एजुकेशन सिर्फ उन प्रेमाइसेस तक रह जाती है जहां पर इंस्टीट्यूशन है, और जो भी उस इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड है वही ऑफलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर सकता है। कॉस्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दे दिया। नो डाउट अभी भी सेल्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठाने के लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल फोन की जरूरत होती है। और जो सेल्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एजुकेशन के लिए बनेगा, बल्कि इससे आपकी कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल अपने बिजनेसेस तक में कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि ऑफलाइन एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो स्कूल या कॉलेज के लिए जमीन खरीदना काफी बड़ा हर्डल है, इसलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। हाउएवर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में लैब्स वगैरह भी प्रोवाइडेड होती हैं, बट देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो बुक में दी हुई पिक्चर्स के अलावा आपके पास कोई भी और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ एक गूगल का प्रोजेक्ट है एक्सपेडिशंस नाम से, ये अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है, बट इसमें आप दुनिया भर में जितने भी लैंडमार्क्स हैं उनको आप 3D में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योग्राफी की क्लास में हम सबने पढ़ा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, बट गूगल एक्सपेडिशंस में जाके आप माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को विजिट कर सकते हैं और चढ़ाई के दौरान जो वेरियस लैंडमार्क्स हैं यानी कि लेक्स एटसेट्रा, उनको भी आप 3D में देख सकते हैं। और ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में हमको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस ऐप को आप अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन के ऑपोजिशन में सबसे बड़ा पॉइंट जो लोग उठाते हैं वो है कि टीचर स्टूडेंट्स के ऊपर अटेंशन नहीं दे पाएगा, और ऑनलाइन एजुकेशन में इस चीज की बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। कई सारे यूट्यूब चैनल्स की लाइव क्लासेस में मैंने देखा है कि लोग बहुत ही गंदे कमेंट करते हैं टीचर्स के लिए, स्पेशली फीमेल टीचर्स के लिए। तो यहाँ पर डिसिप्लिन और एक ओवरसाइट की कमी है। लेकिन देखिए, ऑफलाइन एजुकेशन में भी ये चीज इंश्योर नहीं की जा सकती, क्योंकि एक क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस पे टीचर का अटेंशन डिपेंड करता है। अब अगर 50 बच्चों की क्लास है तो जाहिर सी बात है कि टीचर हर एक के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाएगा, बट फिर भी एक डेकोरम होता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है क्लास का। फिर बात आती है राइट टू चॉइस की। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको काफी ज्यादा चॉइसेस मिलती हैं, सब्जेक्ट्स की भी और टीचर्स की भी, जबकि ऑफलाइन एजुकेशन में आप सब्जेक्ट को तो चूज कर सकते हैं लेकिन वो भी बहुत ही लिमिटेड होता है, मगर आपके पास टीचर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। इंटरनेट पे तो अगर आपको एक जगह पर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप दूसरी जगह पे जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं, बट ऑफलाइन एजुकेशन में आप बाउंड होते हैं कि आपको उसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो स्कूल प्रोवाइड करा रहा है। फिर बात आती है क्रेडिबिलिटी की। अब इस मामले में ऑनलाइन एजुकेशन काफी ज्यादा वल्नरेबल है कि उसमें मिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो जाए, क्योंकि यूट्यूब जैसी जो साइट्स हैं वो लेजिस्फियर मार्केट की तरह हैं, मतलब उसमें कभी भी कोई भी एंट्री कर सकता है और कोई भी एग्जिट कर सकता है। तो यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन भी मिस इन्फॉर्मेशन से बचा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इमरजेंसी के वक्त नेहरूवियन मॉडल सोशलिस्ट मॉडल में बदल गया और इंदिरा गांधी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप खत्म होने के बाद एजुकेशन में, मीडिया में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने कब्जा कर लिया और ऐसे लोगों ने जनता को सिर्फ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बेचा, यानी कि सिर्फ बुराइयों को हाईलाइट किया ताकि कभी भी हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ना आ पाए जिससे हम दुनिया से कम्पीट कर पाए। मतलब बहुत ही हास्यास्पद बात है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो कि व्हीलर के द्वारा प्रपोज की गई थी उसको भारत के अलावा और कहीं भी मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती गईं वैसे वैसे पूरी दुनिया को ये पता चलता गया कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। लेकिन हमारे कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने उसको हमारे एनसीईआरटी में डाल दिया, सिर्फ इसलिए ताकि इंडिया
नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड रहे हमेशा के लिए। और अब उनकी थीसिस पे लोग सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि देखिए सभी के पास आज के समय में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वाया इंटरनेट। मैं मानता हूं कि काफी सारी इंफॉर्मेशन फेक होती है, बट यदि आप सही जगह पर देखें तो बहुत सी चीजें आपको सही भी मिलेंगी। और नई साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से यदि एनसीईआरटी के करिकुलम में चेंज किया जाता है तो यही कम्युनिस्ट एकेडमिशियंस चिल्लाने लगते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, जबकि सच ये है कि इन सब लोगों ने सिर्फ झूठ परोसा। फिर बात आती है एम्प्लॉयबिलिटी की। अब यहाँ पर हमें आने वाले समय को लेकर इस पॉइंट को देखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जॉब्स कम होती जाएंगी और ऐसे में आपको रोज के रोज नई स्किल्स की जरूरत होगी। और जब ऐसा टाइम आएगा तो यही ऑनलाइन एजुकेशन आपके काम आएगी, क्योंकि आज आप बहुत ही इजीली कोडिंग सीख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, वेरियस स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं ऑनलाइन। दूसरी तरफ ऑफलाइन एजुकेशन में बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल IITs, IIMs एक्सेट्रा। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपकी डिग्री को कोई बहुत ज्यादा नहीं देखता, बल्कि आपके स्किल्स को देखता है। बाकी के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सिर्फ नाम के लिए चल रहे हैं। लास्टली क्वालिटी कंट्रोल। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा मैनेज नहीं किया जा सकता, बट फिर भी एक सजग और सतर्क कम्युनिटी क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दे सकती है। अब यहाँ पर विकिपीडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कई बार उस पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बट विकिपीडिया कम्युनिटी इतनी ज्यादा एक्टिव है कि अगर किसी पेज पर मिस इन्फॉर्मेशन लिख दी जाती है तो लोग उसको एडिट कर देते हैं, फ्लैग कर देते हैं या फिर लिख देते हैं साइटेशन नीडेड। और अगर ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है तो स्टूडेंट रिव्यूज सबसे अच्छा मैकेनिज्म होंगे क्वालिटी कंट्रोल के लिए। दूसरी तरफ ऑफलाइन एजुकेशन में एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस होता है कंपटीशन का भी और ओवरसाइट का भी, जो कि गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के लेक्चरर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेनी होगी और साथ ही साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। तो ये सब स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंसेस ऑफलाइन एजुकेशन की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।